रितु एक अमीर घर की बेटी है। उसकी शादी अभी हाल ही में ऋषभ के साथ हुई है। अब ऋषभ के घर के सब लोग सफल तो थे, लेकिन फिर भी वो सादा जीवन जीते थे। अब हमारी रितु मन ही मन यही सोचती हैं कि उनके मायके वाले सबसे ज़्यादा अमीर हैं। अब हमारी रितु को इसी बात का घमंड रहता है और वह बात की बात में अपनी ससुराल वालों को नीचा समझती हैं। फिर एक दिन रितु की जिठानी साधना ने उससे कहा, रितु, चलो सब लोग नाश्ता करने जा रहे हैं और सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। भाभी, मेरा नाश्ता कमरे में ही भिजवा दो। मैं सबके साथ नाश्ता नहीं करूँगी। अरे पर रितु, हम सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। साथ में खाने से प्यार बढ़ता है। भाभी, ये सब गंवारों के चोचले हैं। मैं अपने मायके में भी अकेले खाना खाती थी और यहाँ भी। अरे प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है लाइफ में। रितु, हम सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब गंवार हैं। खैर छोड़ो, मैं भिजवाती हूँ तुम्हारा नाश्ता कमरे में। फिर साधना वहाँ से चली जाती है और सारी बात अपनी सास को बताती है। फिर सास कहती है, छोड़ो बहू, नई नई शादी हुई है, अब एडजस्ट होने में थोड़ा तो समय लगता है। खैर मैं उसकी थाली लगा देती हूँ, तुम जाकर उसके कमरे में दे आना। फिर ऐसे ही एक दिन सब बैठकर क्रिकेट देख रहे थे और साथ में थोड़ा शोर भी कर रहे थे कि तभी वहाँ से रितु गुजरी। तो रितु को देखकर ऋषभ ने कहा, अरे रितु, तुम कहाँ इधर उधर टहल रही हो? आओ हमारे साथ बैठकर क्रिकेट देखो। देखो तो इंडियन क्रिकेट टीम का कितना अच्छा प्रदर्शन है, देखकर मजा आ रहा है। ऋषभ, ये क्या तुम गंवारों वाली बात कर रहे हो? हैं? ऊपर से शोर मचा रहे हो और घर को तो देखो, घर को कितना गंदा कर रखा है। कहीं चिप्स के पैकेट, कहीं बर्गर का रैपर। ये घर का मछली खाना ज़्यादा लग रहा है। क्या हरकतें कर रहे हो? इतना पढ़े लिखे होकर भी गरीबों की तरह हरकतें कर रहे हो। ये क्या तुम अनाप शनाप बोले जा रही हो रितु? इस घर में सभी तुमसे बड़े हैं और तुम सबको गरीब और गंवार बोल रही हो। तो क्या गलत कह रही हूँ? देखो, मुझे इतने शोर में रहने की आदत नहीं है। तुम अपने घर वालों से बोलो अपने अपने कमरे में बैठकर क्रिकेट देखें। ये क्या मजाक बना रखा है? अब रितु ऋषभ और घर के बाकी सभी लोगों की इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है और इस वजह से ऋषभ को बहुत गुस्सा आता है। तभी जेठानी साधना ऋषभ से कहती है, ऋषभ, तुम्हें रितु के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो बाकी घर वालों को और ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती है। पहले मुझे और माँ जी को तो लगा कि यहाँ एडजस्ट कर रही है अभी, लेकिन इसका व्यवहार तो दिन प्रतिदिन और बिगड़ता चला जा रहा है। पता नहीं ये इतनी घमंडी और नकचढ़ी क्यों है। भाभी, आपने ये बात अभी तक बताई क्यों नहीं मुझे? माँ जी ने बताने को मना किया था। माँ, तुमने भाभी को बताने से क्यों मना किया? अभी इस रितु की बच्ची को ठीक करता हूँ। ऋषभ, खबरदार जो तुमने बहू को कुछ कहा। रिश्ते लड़ाई झगड़े नहीं, प्यार से बनते हैं। और आज के बाद बहू को घर में कोई कुछ नहीं कहेगा। उसे जैसे घर में रहना है वैसे ही रहेगी। उस दिन के बाद से रितु को घर में कोई कुछ नहीं कहता है। उसके जो मन में आता वही करती, घर का कोई काम भी नहीं करती है। फिर एक दिन मन में उसने सोचा, घर का कोई सदस्य मुझसे कुछ नहीं कहता और मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ और घर के कपड़े भी मुझे धुले हुए मिल जाते हैं। घर की साफ सफाई भी मुझे नहीं करनी पड़ती और खाना माँ और भाभी मुझे कमरे में देकर चले जाते हैं। और तो और खाली प्लेट भी कमरे में लेने चले आते हैं। इस घर के लोग थोड़ा अजीब लगते हैं। अब रितु मन ही मन में ये बोल रही थी कि तभी वहाँ ऋषभ आ जाता है और बिना कुछ बोले बेड पर लेट जाता है। फिर कुछ देर के बाद रितु का ध्यान ऋषभ पे गया। अरे ऋषभ जी, आप कब आए और आकर चुपचाप लेट गए? कुछ बोला भी नहीं, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। अब क्या बोले तुम्हें? तुम तो हम लोगों को गंवार और भिखारी समझती हो ना, तो मैंने सोचा तुम्हें पता नहीं हम गंवार से बोलने का मन करे या नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ और भाभी ने मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का दिया। और क्या क्या कहा है तुम्हारी माँ और भाभी ने?
मेरी माँ तुम्हारी तरह नहीं है। अरे उन्होंने तो मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें कुछ ना बोलूं, और आज के बाद तुम भी मेरी माँ और भाभी के बारे में कुछ मत बोलना। तुम अपनी माँ और भाभी का नाम सुन के इतनी आग बबूला क्यों हो गए? ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहती तो बेहतर होगा कि तुम भी उनके बारे में कुछ ना कहो। और वैसे भी तुम्हें फर्क ही क्या पड़ता है, तुम्हारा जो मन करता है वही करती हो। जब से शादी होके इस घर में आई हो, तुमने किसी भी काम में हाथ बटाया है? अरे और तो सब छोड़ो, तुमने अपना और मेरा भी काम नहीं किया आज तक। अब इतना बोलकर ऋषभ चादर ओढ़कर सो गया। लेकिन रितु को आज पहली बार लगा कि किसी ने उसको आईना दिखा दिया। और ऋषभ की बातों ने रितु को अपने बर्ताव पर सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर एक दिन सभी साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे और रितु अलग कोने में बैठी अपने फ़ोन पर लगी हुई थी। तभी उसके पिता लालचंद वहाँ पर आ गए। ऋषभ और उसकी माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए बोलने लगे। नमस्ते समधन जी, कैसी हो आप? अब रितु ने पहली बार अपने पापा को किसी के सामने इतना झुका हुआ देखा था और अब वह सोच में पड़ गई। मेरे पापा के आगे लोगों की भीड़ लगी रहती है और यहाँ वो मेरी सास के सामने इतनी विनम्रता से नमस्ते कर रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब रितु ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसकी सासू माँ आवाज लगाती हैं। अरे रितु बहू, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, आओ इनसे मिल लो। मैं तब तक चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अब रितु भागी भागी अपने पिता से मिलने आती है और दरवाजे के पास खड़ी रहती है, क्योंकि उसके पिता उसके पति और उसकी सास से बात कर रहे थे। समधन जी, इस बार मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, तो मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। अब जैसे ही ऋषभ ये बात सुनता है, वह अलमारी से 10 लाख रुपए निकालकर अपने ससुर को दे देता है। ये लीजिए पिताजी, पूरे 10 लाख रुपए हैं। इन पैसों से आप अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर सकते हैं। बेटा, तुमने बिना पूरी बात सुने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। ये बहुत ज़्यादा है, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई साहब, रख लो। बिजनेस के काम तो ऐसे ही होते हैं। हो सकता है आगे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, और हाँ, और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बता देना। हम सब आपके अपने ही तो हैं। और भी आप किसी बात की चिंता मत करना। ऋषभ तो आपकी बिजनेस चलाने में भी मदद करेगा। बहन जी, अपनी बेटी के लिए आप जैसा परिवार पाकर तो मैं धन्य हो गया। ऋषभ, तुम दामाद नहीं मेरे बेटे हो। पापा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब से आप मुझे बेटा ही समझेंगे, और आगे से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बेझिझक मुझे आप बता सकते हैं। आप दोनों के बातों के चक्कर में तो चाय ठंडी हो गई। मैं दोबारा गर्म करके लाती हूँ। फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रितु के पिताजी वहाँ से जाने लगे कि तभी उनकी नज़र दरवाजे पर खड़ी अपनी बेटी पर पड़ी। तभी लालचंद अपनी बेटी रितु के पास जाते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारी शादी बहुत सोच समझ के की है। तुम्हारी ससुराल वालों के पास इतना पैसा है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, लेकिन फिर भी ये सादा जीवन जीते हैं। हमारा घर पैसों से बना है, लेकिन ये घर प्यार से बना है। और तो और तुम्हारे ससुराल वाले दान पुण्य का काम भी बहुत करते हैं। अब लालचंद इतना बोलकर वहाँ से चले गए। अब रितु दरवाजे पर खड़ी अपने बर्ताव पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह अपने ससुराल वालों से माफ़ी कैसे मांगे। अब वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती हैं और उससे कहती हैं। अरे रितु बहू, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने नाश्ता नहीं किया है ना? तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ जी, वो मैं आज... हाँ बोलो बहू। माँ जी, मैं आज आप सबके साथ नाश्ता करूँगी। अब शांति देवी ये सुनकर हैरान तो हो गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ बहू।
फिर ऋतु बाकी घर वालों के साथ बैठकर नाश्ता करती है और ऋतु अब पूरी कोशिश करती है कि वह बाकी घर वालों के साथ घुल मिल जाए। अब ऋतु की सास शांति देवी ने ऋतु को तो खुले दिल से स्वीकार कर लिया था, लेकिन ऋषभ और उसकी जिठानी साधना के दिल में ऋतु की कड़वी बातें घर कर गई थी। अब पता नहीं ऋतु उनके दिल से ये कड़वी बातें निकाल पाएगी या नहीं।